Hey friends, welcome to my channel Awais Free Learning। मेरा नाम है अवैस खान एंड आई बिलोंग टू भागलपुर। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने मेरा इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा जो कि रेशनल नंबर्स के ऊपर था, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उसे दबाएंगे बेल आइकन को, तो जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस चीज़ पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैथ्स नहीं होने वाला है। आज मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगा बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो कि लोगों की इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरी भी वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रह चुकी है, इनफैक्ट अभी भी है। तो मान लीजिए किसी की इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं भी होगी, देन ट्रस्ट मी कि आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का भी मैंने आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास 7 का टॉपिक है, ICSE या CBSE का, और ये वीडियो उन लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जिस किताब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो जेवियर पिंटो और सीमा शर्मा की किताब है। बहुत ही अच्छी किताब है, ICSE सिलेबस पर बेस्ड है। तो ये देखिए, इफेक्टिव हिस्ट्री एंड सिविक्स ये किताब है। अगर आपके पास ये सेम किताब है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप किताब खोल के बैठें और मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपके पास ये सेम किताब नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, कि बुक यहाँ पे मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स इज दैट वंस एंड फॉर ऑल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वट एवर यू गेट इन द एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं हम। मुग़ल एम्पायर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किसने किया और इसके फाउंडर का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसने इसे इस्टेब्लिश किया है उसका नाम बाबर है। बाबर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस आदमी है, जिसका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये में आ सकता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ बाबर, सो इट्स ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। The Mughal Empire was established by Zahiruddin Muhammad Babur. The Mughals are so called because of their Mongol ancestry. अब देखिए, मुगल्स को मुगल्स क्यों कहा गया आखिर? क्योंकि ये लोग जो थे, ये मंगोल, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो मंगोल्स थे। मंगोल्स आपने सुना होगा, चंगेज़ खान का नाम, तो वो लोग इनके एंसेस्टर्स थे। बाबर वॉज द डिसेंडेंट। अब बाबर के पिता का नाम मैं आपको बता दूं। बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और उनकी माँ का नाम कुतुब निगार खानम था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ मंगोल रूलर चंगेज़ खान फ्रॉम हिज मदर साइड। अब बाबर की जो माँ थी, यानी कि कुतुब निगार खानम जो थी, वो आपके चंगेज़ खान के ख़ानदान से थी, और दूसरी तरफ जो उनके फादर थे, बाबर के जो फादर थे, वो तैमूर के ख़ानदान से थे। ठीक है, द मुगल डायनेस्टी कंटिन्यूड टू रूल फॉर नियरली 2.5 centuries with the only break being the rule of शेर शाह सूरी। अब देखिए, मुग़ल सल्तनत जो हिंदुस्तान में जो हुकूमत उन्होंने किया वो लगभग 250 साल, दे रूल्ड फॉर अबाउट 250 years। ठीक है, उन्होंने बाबर इनहेरिटेड स्मॉल एंसेस्ट्रल किंगडम ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा बाबर की कहानी भी जान लेते हैं कि वो इंडिया क्यों आया, उससे पहले क्या था उसका, फलाना फलाना। तो बाबर जो है, उसको जो पुश्तैनी जायदाद मिली थी, यानी कि उसके बाप दादा परदादा से जो उसे जायदाद हासिल थी, वो सेंट्रल एशिया में थी। सेंट्रल एशिया में जो फरगाना है, फरगाना के बारे में आपसे सुना होगा, नहीं भी सुना कोई बात नहीं है, तो पूछ सकता है कि उसे जो जायदाद जो पुश्तैनी मिली थी वो फरगाना सेंट्रल एशिया में थी उसके पिता के मरने के बाद। ठीक है, यानी कि उमर शेख मिर्ज़ा के मरने के बाद जो उसे जायदाद मिली 1494 में उसके पिता की डेथ हो गई थी। It was his ambition to occupy Samarkand, the capital of Taimur, which he seized twice but could not retain because of the hostility of Uzbek tribes. अब देखिए, उसका एम्बिशन, उसका एम ये था कि उसे समरकंद को ऑक्यूपाई करना था। हालांकि उसने 2 बार पहले भी समरकंद को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन उसे वो ज़्यादा दिन तक अपने पास रख नहीं पाया, वो रिटेन नहीं कर पाया उसे, क्योंकि उसे उज़्बेक ट्राइब्स ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया था, समरकंद पर।
और वो काफ़ी स्ट्रांग थी, जाहिर सी बात है, तभी ये नहीं जीत पाया उससे। फेलिंग टू रिगेन हिज एंसेस्ट्रल डोमिनियंस, बाबर मूव्ड ईस्टवर्ड्स। अब देखिए, चूंकि ये अपनी पुश्तैनी जायदाद पर ज़्यादा दिन तक कब्जा नहीं रख पाया, उसे नहीं सेफ मतलब रिटेन नहीं कर पाया, इस वजह से उसे ईस्ट की तरफ मूव करना पड़ा। और उसके बाद उसने काबुल पर अपना हुकूमत जमा लिया 1504 में। आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। Thus, having established himself at Kabul, बाबर turned his eyes towards India. अब जब उसने काबुल पर अपनी हुकूमत जमा ली, फिर उसने इंडिया पर नजर डाली। ठीक है, अब देखिए बाबर के इंडिया आने का क्या कारण था, बाबर इंडिया क्यों आया था। The following were the reasons that forced बाबर to invade India. Very important question, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बाबर इंडिया क्यों आया था। सबसे पहला जो रीजन था, बाबर was ousted from his ancestral kingdom of Samarkand and had no other option but to move towards India. अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ाया कि इसे खुद की ही किंगडम से बेदखल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, और इसके ही बहुत सारे पुश्तैनी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया था? उज़्बेक ट्राइब्स ने, पूरे कबीले, ट्राइब्स कबीले को कहते हैं, तो उस कबीले का नाम उज़्बेक था, और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि वो इंडिया की तरफ मूव करे। दूसरा, बाबर वॉज टेम्प्टेड बाय फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के वेल्थ से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इस वजह से वो इंडिया, therefore he moved towards India. उस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ था आज के मुकाबले। तीसरा जो रीज़न है वो है द टेरिटरीज अंडर बाबर्स कंट्रोल, दैट इज बदख्शान, कंदहर एंड काबुल डिड नॉट यील्ड सफिशिएंट इनकम टू मेंटेन हिज आर्मी। अब तीसरा बहुत बड़ा रीज़न देखिए ये था कि उसकी जो आर्मी थी उसको फीड करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, और उसकी जो मतलब उसकी जो टेरिटरी थी वो बहुत कम थी। जैसे कि उसके पास कुछ टेरिटरीज ही थी, कुछ चंद, जैसे कि बदख्शान, कंदहर, काबुल, ये मेन टेरिटरी थी उसकी, जिसे उसने कैप्चर किया था, ऑक्यूपाई किया था, लेकिन इससे उतना इनकम नहीं हो पाता था जिससे कि वो अपनी आर्मी को चला सके, उन्हें फीड कर सके और उनका खर्चा चला सके। चौथा जो रीज़न है हमारा, बाबर फियर्ड अटैक ऑन काबुल बाय द उज़्बेक्स एंड कंसिडर्ड इंडिया टू बी सेफ प्लेस फॉर रेफ्यूज। अब इसे बहुत डर था कि अगर वो वहाँ रहता, फरगाना में या सेंट्रल एशिया में या काबुल में, तो उसे डर था कि उज़्बेक ट्राइब्स कहीं उस पर अटैक ना कर दें, और उसे इंडिया बहुत ही सेफ जगह लगा जहाँ पर कि वो यहाँ पे अपना वो ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता था, और इंडिया को अपना एज अ बेस बना सकता था जहाँ पर कि वो ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता था अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? उज़्बेक ट्राइब्स, ठीक है, जो कि उसका अभी के टाइम में सबसे मेन दुश्मन था। लास्ट जो रीज़न है इसका, एंड द फिफ्थ रीज़न, इंडिया आने का कारण, ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया देयर वाज नो पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट। तो ये तो इसके लिए एक तरह से समझिए कि इसने मौका देकर चौका लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे उस समय कोई उस तरह का पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, सेंट्रल अथॉरिटी कोई वैसा पावरफुल नहीं था। पूरा इंडिया छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, और वो उन छोटे छोटे स्टेट्स के जितने भी राजा जो थे वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक कारण बना कि उसे लगा यहाँ तो कोई मेन अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, और कोई वैसा पावरफुल किंग भी नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे लड़ना पड़ेगा, इसलिए उसने इंडिया इन्वेट किया। These states were always at war with one another. Ibrahim Lodi, the ruler of Delhi, wanted to establish a large empire, but this was resented by the Afghan chiefs and Rajputs. अब देखिए, इब्राहिम लोदी जो था वो यहाँ पे अपनी एक बड़ी एम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन उसे अपोज कर रहे थे अफगान के चीफ और राजपूत्स, वो उसे अपोज कर रहे थे। द रूलर्स ऑफ पंजाब एंड बिहार ऑल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम, और बिहार और पंजाब के भी जो रूलर्स थे वो भी उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, वो भी बगावत के लिए खड़े हो रहे थे। दौलत खान लोदी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, एंड आलम खान, एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। अब देखिए, आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि आखिर बाबर को इंडिया आने के लिए सबसे पहली बार इन्वाइट किसने किया? तो मैं बता दूं आपको कि दौलत खान लोदी जो था, जो पंजाब का गवर्नर था, और दूसरा आलम खां जो कि खुद इब्राहिम लोदी का चाचा था, अंकल था उसका, उसने ही बाबर को इनवाइट किया था इंडिया आने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, ठीक है, ताकि ये लोग उसके एम्पायर पे, उसकी सल्तनत पे कब्जा कर दें, ठीक है। उसका खुद का अंकल
सोच लीजिए। बाबर सॉ इन दिस इन्विटेशन एन अपॉर्चुनिटी टू कंक्वेयर इंडिया एंड क्रॉस द इंडस एंड ऑक्यूपाइड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब इन 1524। अब देखिए, अब इसको बाकायदा इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप आएँ हमारे कंट्री में, इसे हराएं और आराम से, उसे एक तरह का होता है ना, उसके वजह मिल गई कि अब मैं आराम से आ सकता हूँ और इंडिया पे कैप्चर कर सकता हूँ, अपनी हुकूमत जमा सकता हूँ, क्योंकि उसे खुद इनवाइट किया जा रहा था ना भाई। तो उसने इंडस को क्रॉस किया और उसके पास जो सबसे पहले जो उसने ऑक्यूपाई किया है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को उसने ऑक्यूपाई किया, जो कि पंजाब का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था। उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो था पंजाब का, उसे उसने ऑक्यूपाई कर लिया 1524 में। द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, दौलत खान लोधी टर्न्ड अगेंस्ट बाबर। अब जिसने इसे इनवाइट किया था वही इसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है। बाबर डिफीटेड हिम एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब बाबर ने इसे भी हरा दिया, जिसने इसे इनवाइट किया था उसे भी हरा दिया, और उसके बाद ये दिल्ली की तरफ बढ़ा। दस अ बैटल बिटवीन हिम एंड इब्राहिम लोधी द रूलर ऑफ दिल्ली बिकेम इनएविटेबल। उसके बाद जो बैटल हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड बैटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको सवाल भी आ सकता है। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो सबसे पहली जो जंग हुई थी उसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, which was fought in 1526. It was remarkable, ठीक है। 1526 में ये बैटल हुआ था, वो आमने सामने आए, जंग घमासान। बाबर defeated Ibrahim Lodi and followed up his victory by occupying Delhi and Agra and laid the foundation of Mughal Empire। और इस तरह से इसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा जमाकर, अपना कैपिटल आगरा को बनाकर मुगल एम्पायर की स्थापना की, और उसका फाउंडर इस तरह से ये बना। इस तरह से उसने उसकी फाउंडेशन और इस्टेब्लिशमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर डिफीटेड द राजपूत कन्फेडरेसी लेड बाय राणा सांगा ऑफ चित्तौड़। अब इसके बाद इसने क्या किया, बाबर ने राजपूत को भी नहीं छोड़ा। अब बैटल ऑफ खानवा ठीक बैटल ऑफ पानीपत से एक साल बाद लड़ा गया। बैटल ऑफ पानीपत उसके और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। ठीक जब उसने मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर ली, स्टैब्लिशमेंट हो गया मुगल सल्तनत का, आगरा और दिल्ली पे कब्जा जमा लिया, उसके बाद ठीक एक साल बाद ही जो दूसरा जंग लड़ा गया उसके और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा जो कि लीड कर रहा था राजपूत आर्मी को, जो कि चित्तौड़ का था। राणा सांगा विच वॉज फ्रॉम चित्तौड़, ठीक है। तो उन दोनों का जंग हो गया बैटल ऑफ खानवा में। ये भी पूछ सकता है कि व्हेन वाज बैटल ऑफ खानवा फॉट एंड बिटवीन होम, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया। सो इट वॉज फॉट बिटवीन राणा सांगा ऑफ चित्तौड़ एंड बाबर। तो वो 1527 में लड़ाया गया, ठीक एक साल पानीपत के बाद, बैटल ऑफ पानीपत के एक साल बाद। दिस विक्ट्री ब्रोक द पावर ऑफ राजपूत्स। बाबर नेक्स्ट टर्न टू अफगान चीफ्स। जाहिर सी बात है, अब ये हार चुका था, इसमें राणा सांगा राजपूत हार चुके थे, तो इससे उनकी पावर पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, उनकी पावर जो है वो घट गई। बाबर नेक्स्ट टर्न टू अफगान चीफ्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड डिफीटेड देम एट बैटल ऑफ शीख। इसको हराने के बाद ये जो है अफगान चीफ्स की तरफ टर्न किया बाबर, और उन्हें भी उसने हरा दिया। जो बंगाल और बिहार के जितने भी अफगान चीफ्स थे उसे भी उसने हरा दिया, और इसे कहते हैं बैटल ऑफ घाघरा, एंड इट वॉज फॉट इन 1529। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया। सो इट वॉज फॉट इन 1529 एंड वेयर इट वॉज फॉट नियर पटना, पटना के पास लड़ा गया। बाबर्स एम्पायर इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू फ्रंटियर ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू ग्वालियर। अब देखिए 1530 तक जाते जाते बाबर का जो सल्तनत था, उसकी जो एम्पायर थी, वो पंजाब से लेके फ्रंटियर बंगाल तक फैल गई और हिमालय से लेके ग्वालियर तक फैल गई। सोच लीजिए इसने कितनी जल्दी तरक्की की थी। बाबर वॉज अ बॉर्न लीडर, अ ब्रेव मिलिट्री जनरल एंड अ ग्रेट स्कॉलर। इसकी तारीफ में कुछ जान लें कि वो बचपन से ही, बोलते हैं ना कि जन्म से ही वो एक लीडर वाली एबिलिटी थी उसके अंदर हर वो एबिलिटी थी जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। और वो काफ़ी ब्रेव मिलिट्री जनरल था, बहुत ही साहसी था, और उसे लीड करने आता था बहुत अच्छी तरीके से अपनी आर्मी को। और वो एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। ही वॉज अ मास्टर ऑफ बोथ पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसे पर्शियन और टर्किश दोनों लैंग्वेज पर महारत हासिल थी। His autobiography तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा रिटन इन टर्किश इज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफी। अब उसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी
जो उसके ख़ुद की ज़िंदगी के बारे में, उसके ख़ुद की लाइफ के बारे में जो थी, वो तुज़ुक बाबरी है या बाबरनामा, इसके बारे में पूछ सकता है। व्हाट वाज द ऑटोबायोग्राफी, ये उसने खुद लिखा था। ऑटोबायोग्राफी का आप लोग जैसे समझते होंगे, उसने खुद लिखा था। तो ये सवाल आपको आ सकता है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी क्या थी, तो वो तुज़ुक बाबरी या बाबरनामा, दोनों में से कोई भी लिखेंगे सही है, जो कि टर्किश में लिखी गई थी। यह भी आपको सवाल आ सकता है दैट इन विच लैंग्वेज बाबरनामा वाज रिटन, सो इट वाज रिटन इन टर्किश। इट इज़ एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट पीरियड, और सच में ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस समय का। बाबर वॉज अ म्यूजिशियन, कैलीग्राफिस्ट, थियोलॉजियन एंड अ पोएट। अब इसके साथ साथ वो एक अच्छा म्यूजिशियन, कैलीग्राफिस्ट, थियोलॉजियन और पोएट भी था। ही लव्ड नेचर एंड लेड मेनी गार्डन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। बाबर डाइड इन 1530 एंड वॉज बरीड इन अ गार्डन इन काबुल। अब देखिए, चूंकि इसने जगह जगह अपने पूरे एम्पायर में इसने काफ़ी गार्डन्स बनवाए हैं, और इन चीज़ों के वजह से पता चलता है कि वो होता है ना, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए ना उसने इतने सारे गार्डन्स बनवाए। और उसकी मौत जो है वो 1530 में हो गई, आखिरी में उसे काबुल में दफना दिया गया। ही वॉज बरीड इन अ गार्डन इन काबुल, उसे गार्डन में काबुल में दफना दिया गया। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि बाबर जो इंडिया आया और इस तरह से जीत पे जीत हासिल उसने की, तो इसके पीछे रीज़न क्या था, वो एक भी बैटल क्यों नहीं आ रहा, वो हर बैटल क्यों जीतता चला गया, उसके पीछे क्या कारण था, तो ये इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। रीजंस फॉर बाबर्स विक्ट्री, द मेन फैक्टर्स विच लेड टू द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय बाबर विद द फॉलोइंग। अब देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर था कि इसने जीत पे जीत जो हासिल की, उसका सबसे पहला कारण क्या था, बाबर वॉज अ बेटर मिलिट्री जनरल एंड डिप्लोमेट देन इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जो था, जिसे इसने हराया था बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में, वो उससे बाबर जो है इससे ज़्यादा अच्छा मिलिट्री जनरल था और इससे ज़्यादा अच्छा डिप्लोमेट था, यानी कि उसे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। ये जंग के बजाय डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता था ज़्यादातर, और इसी वजह ये इसका बहुत बड़ा कारण था कि इसने जीत पे जीत हासिल की। काफ़ी हिस्सा तो इसने डिप्लोमेसी से ही हासिल कर लिया। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ बाबर्स विक्ट्री वॉज हिज इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, जिसे आप प्रभावशाली बोल सकते हैं, बहुत प्रभावशाली थी। ही डिड नॉट लूज हार्ट इवन इन मोस्ट क्रिटिकल टाइम्स। एकदम ख़तरनाक से ख़तरनाक सिचुएशन में भी, मतलब कि जहाँ पे आदमी बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा, वहाँ पे भी वो हिम्मत नहीं आता था, वो अपना हार्ट लूज़ नहीं करता था क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में। He had the capacity to infuse spirit in dead bodies with his lively speech। मतलब कि एक बोलते हैं ना कि मरे हुए में भी जान डाल देगा, मरा हुआ इंसान जो है उसमें भी जान डाल देगा, ऐसा बोलता था, मतलब कि धमाल बोलता था, ऐसा बोलता था कि जो मरे हुए लोग हैं वो भी उठ खड़े हो जाएं। अब इसको हकीकत में मत ले लेना, ये जस्ट एक कहावत है, मतलब बहुत दमदार बोलता था भाई। He had the capacity, ये हो गया। He was fully conversant with all the tactics of war। वो हर टैक्टिक्स से रूबरू था, किस तरह से, मतलब बहुत ही स्ट्रैटेजिक आदमी था, उसको वॉर की हर स्ट्रैटेजी मालूम थी, किस तरह से कैसे लड़ना है, बहुत शातिर दिमाग आदमी था। तो ये तो पहला कारण था हमारा कि वो एक बहुत ही बेटर मिलिट्री जनरल था एंड डिप्लोमैट, बेटर देन हुम, इब्राहिम लोदी। अब दूसरा जो कारण था, बाबर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया दैट इज स्किल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी एंड कैवलरी। अब इसने एक नया तरीका अपनाया इंडिया में वॉरफेयर के लिए, जंग के लिए एक नया तरीका अपनाया। एक उसने कंबाइन किया आर्टिलरी और कैवलरी को। आर्टिलरी किसको बोलते हैं, तोपों को और जो जितनी भी घोड़सवार फौज थी उनका मिश्रण कर दिया, तोप और घोड़सवार फौज दोनों को मिला दिया। तो कुछ इस तरह से उसने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया वॉरफेयर के लिए। ऑल्दो द यूज ऑफ गन पाउडर वॉज नोन इन इंडिया बट इट यूज बिकेम कॉमन फ्रॉम द टाइम ऑफ बाबर। ही एम्प्लॉयड 2 ऑटोमन मास्टर गनर्स, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। अब देखिए, चूंकि गन पाउडर के बारे में पहले से भी इंडिया में लोग जानते थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। किसके वक्त में, बाबर के वक्त में इसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ इस्तेमाल होने लगा। अब इसके 2 ऑटोमन मास्टर गनर थे, ठीक है, उन्हें निशानेबाजी में एकदम महारत हासिल थी। 2 मास्टर गनर थे जो कि ऑटोमन्स थे। इनका सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि वो 2 नेम एनी 2 ऑटोमन मास्टर गनर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर,
ठीक है, बाबर के समय कौन 2 मास्टर गनर्स थे? तो उनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, इनका नाम आप आराम से नोट कर सकते हैं, अभी नहीं, पहले आप स्पीच सुन लीजिए। तीसरा कारण था बाबर्स आर्मी वॉज न्यूमेरिकली इंफीरियर टू दैट ऑफ इब्राहिम लोदी बट ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजिशन बाय यूजिंग टैक्स एंड डिप्लोमेसी। अब देखिए, बाबर जब इंडिया आया और उसका जब फाइट हुआ था इब्राहिम लोदी से 1526 में, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसमें इसकी फौज इब्राहिम लोदी की फौज के अगेंस्ट बहुत ही छोटी थी। इसकी जो स्ट्रेंथ थी, इसकी आर्मी बहुत छोटी थी। ठीक है, उसके बनस्पत, लेकिन ये किस तरह से वॉर जीता? इसने टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, तो कुछ इस तरह से इसने जंग जीती। ही रेस्टेड वन विंग ऑफ हिज आर्मी इन द सिटी ऑफ पानीपत। अब ये करता क्या था कि अपनी एक टुकड़ी को पानीपत में रखता था। इसके बाद विच हैड लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस, ही प्लेस द अदर बिहाइंड अ डिच फील्ड विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो एक टुकड़ी को ये पानीपत की तरफ रखता था, जो जहाँ पे कि बहुत सारे टेंटिंग वेंटिंग करके इसने अपना पूरा सेटअप बनाया था। और दूसरी तरफ ये क्या करता था? ही प्लेस्ड द अदर बिहाइंड अ डिच फिल्ड विद ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड दस प्रोटेक्टेड हिज आर्मी फ्रॉम द एनिमी। दूसरी तरफ ये पेड़ का झाड़ वाड़ उस तरह से ना, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज का इस्तेमाल ये इसने बहुत अच्छे से किया था। तो वहाँ पे उसने एक टुकड़ी को रखा था, प्रोटेक्ट किया था दुश्मन से, यानी कि दुश्मन से दूसरी तरफ। एक तरफ तो इसने पानीपत की तरफ रखा था अपनी कुछ टुकड़ी को, और दूसरी टुकड़ी को इसने उस तरफ रखा था कि पेड़ झाड़ झोड़ में उसे घुसा के रखा था, ताकि वो एनिमी था, अपनी आर्मी को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा रीज़न है बाबर मेड यूज़ ऑफ तुलगामा स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर इन विच ही पुट टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ कार्ट्स टाइड टुगेदर विथ रोप्स टू एक्ट एज डिफेंडिंग वॉल। अब देखिए, उसने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था, जिसे हम लोग तुलगामा स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल आपको कर सकता है कि व्हाट वाज तुलगामा स्ट्रैटेजी, तो इन बाबर्स वॉरफेयर। तो इसमें क्या किया था इसने कि बहुत सारे जितने भी उसके पास कार्ड्स थे, ठीक है, जितने भी कार्ड्स थे उन्हें आपस में टाई कर दिया था, रस्सी का इस्तेमाल करके आपस में उसने ऐसे कुछ टाई अप कर दिया था, उसे एज अ वॉल, ऐसा डिफेंडिंग वॉल बनाने के लिए। मतलब कि वो ऐसी दीवार बना दिया, उसे जोड़ के उसने ऐसी दीवार खड़ी की जिससे कि वो अपनी आर्मी को, अपने ट्रूप्स को डिफेंड कर सकता था अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इब्राहिम लोदी। Between the two cards he got erected temporary fortification on which soldiers could rest their guns। और उसके उस वॉल के पीछे सोल्जर्स लोग आराम से रेस्ट भी कर सकते थे। They could rest their guns and fire। ठीक है, रेस्ट भी ले सकते थे। इब्राहिम लोदी हैड नो आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर। और इस तरह की स्ट्रैटेजी के बारे में इब्राहिम लोदी को खबर भी नहीं थी। इब्राहिम लोदी, उसके बाद अगला रीज़न, इब्राहिम लोदी मेड यूज़ ऑफ एलिफेंट्स इन द वॉरफेयर। हाउएवर कंपेयर टू दीज एलिफेंट्स हॉर्सेस ऑफ मुगल कैवलरी वेर मोर एक्टिव। अब देखिए, इब्राहिम लोदी ने अपनी वॉरफेयर में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ही यूज्ड एलिफेंट्स एंड अगेंस्ट द एलिफेंट्स मुगल्स यूज्ड हॉर्सेस। ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा एक्टिव थे, इससे ज़्यादा इफेक्टिव भी थे। ऑफन एलिफेंट्स वोंडेड इन बैटल यूज टू रन बैक ट्रैम्पलिंग देयर ओन आर्मी मैन अंडर देयर फीट। अब जो हाथी जो उस टाइम ज़ख्मी होते थे, जिसका इस्तेमाल इब्राहिम लोदी ने किया था जिन हाथियों का, अब उन्हें जब गोली लगती थी, वो ज़ख्मी होती थी, तो वो खुद की अपनी ही आर्मी को कुचल देते थे। तो इस तरह से कुछ उनकी हार हो गई, खुद अपनी ही आर्मी को ट्रैम्पल कर देते थे, कुचल देते थे। इसके बाद जो रीज़न है, बाबर्स आर्मी वॉज बेटर डिसिप्लिन देन इब्राहिम लोदीज आर्मी। हिज सोल्जर्स न्यू व्हेन टू चार्ज एंड व्हेन टू रिट्रीट। ऑन द अदर हैंड, इब्राहिम लोदीज सोल्जर मूव्ड मोर और लेस लाइक क्राउड एंड लिटिल चार्ज फ्रॉम द एनिमी साइड वॉज इनफ टू कॉज कन्फ्यूजन अमंग देम। अब देखिए, बाबर जो थी उसकी फ़ौज बहुत छोटी थी इब्राहिम लोदी की फ़ौज के सामने, बहुत ही छोटी, लेकिन उनके सोल्जर्स बहुत स्मार्ट थे, बहुत डिसिप्लिन थे। उन्हें पता था कि किस समय हमें चार्ज लेना है, किस समय हमें मैदान जंग में उतरना है और किस समय अपनी वापसी लेनी है, व्हेन टू टेक देयर स्टेप्स बैक, दे न्यू दैट। ठीक है, तो क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी के जो सोल्जर थे वो बिल्कुल एक क्राउड की तरह आते थे और किसी मच्छर की तरह उन्हें मार दिया जाता था। एक भीड़ में आए और इन लोगों ने स्मार्टली उनका सफाया कर दिया। किसने? मुगल्स की आर्मी ने। तो इस तरह से मुगल्स की आर्मी ने जो है कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। देयर वास्ट नंबर्स वेर मोर अ सोर्स ऑफ वीकनेस दैन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब जो कि उनका जो उनकी तादाद थी, इतनी ज़्यादा तादाद थी इब्राहिम लोदी की आर्मी में जो इतनी तादाद थी, तो उसका वो लोग एज अ स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर पाए, बल्कि यही उनका वीक पॉइंट बन गया।
मतलब कि उनका इतना ज़्यादा होना, उनका इतना तादाद में ज़्यादा होना, ये उनका वीक पॉइंट बन गया कि क्योंकि वो लोग इतने बेवकूफ़ थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा तो थे नंबर में, वो लोग आते थे एक भीड़ की तरह और उन्हें छलनी कर दिया जाता था। और ये लोग जो थे, मुगल्स की जो आर्मी थी, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लड़ रही थी, बहुत स्ट्रैटेजी इनका बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रैटेजी। द अफगान्स वेयर अ हाउस डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स। सुल्तान इब्राहिम्स ट्रीटमेंट टूवर्ड्स हिज अमीर्स वॉज मोस्ट डिसकर्टियस। अब देखिए हुआ क्या था, दूसरा रीज़न जो है इसका, कि ये जो इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था, इसके कोर्ट में जितने भी ऑफिशियल्स या नोबल्स थे, जो ज़्यादातर जो अफगान्स थे, तो उनके साथ इसका बहुत इल ट्रीटमेंट था। मतलब कि ये उनके साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था, उनका इंसल्ट करता था। अब ये जो नोबल्स थे, इसके जो दादा परदादा हुआ करते थे इब्राहिम लोदी के, वो बहुत इज्जत किया करते थे इन नोबल्स की। लेकिन इब्राहिम लोदी के वक्त में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी इन्हें इल ट्रीट करता था, इनसे बदतमीज़ी करता था और इन लोगों की इंसल्ट भी करता था। तो ये लोग ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सके और इस वजह से ही ऑल्सो डिक्लेयर दैट द किंगशिप न्यू नो किंगशिप। वो बोलता था कि किंग जो है वो ये सब नहीं देखता है, चाहे जो भी रहे उसे तो हर हालत में बेइज्जत किया ही जाएगा और सज़ा दी ही जाएगी, चाहे वो नोबल्स रहे चाहे कोई रहे। हेंस द अमीर्स वेंट अगेंस्ट देम। और इस वजह से इसके खुद के जितने भी नोबल्स थे, जितने अमीर्स थे जो इसके खुद के कोर्ट में रहते थे, वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गए। इब्राहिम लोदी वॉज एन इनएफिशिएंट जनरल हु कुड नाइदर, लास्ट वाला जो रीज़न है, तो इब्राहिम लोदी बिल्कुल एक इनएफिशिएंट जनरल था, उसकी इफ़िशिएंसी बिल्कुल लो थी, उसको स्ट्रैटेजी नहीं आती थी, वॉर स्ट्रैटेजी नहीं आती थी, नाइदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हिज फोर्सेस नॉट प्लान द बैटल एज वेल। तो ना तो उसे अपनी फोर्स को, अपनी आर्मी को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करने आता था, ना ही उसे कोई वॉर की प्लानिंग अच्छी तरीके से आती थी। और बाबर ने खुद भी ये बात कही है, he made a remarkable thing that Ibrahim Lodi was an inexperienced young man carelessly in the movements who marched without order। मतलब कि बहुत ही केयरलेस किस्म का आदमी था, बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड किस्म का राजा था। मतलब कि बिना किसी प्लान के केयरलेसली बस होता है ना, मार्च कर जाता था, मैदान जंग में उतर जाता था, बिना किसी प्लान के, बिना किसी ऑर्डर के मैदान जंग में वो उतर जाता था। एंड इंगेज इन द बैटल विदाउट फोरसाइट, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी वॉर स्ट्रैटेजी के, अगर भैया जंग में उतर जाओगे तो तुम्हारा तो यही हाल होगा। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर अ ब्रिलियंट जनरल लाइक बाबर टू डिफीट सच एन इनएफिशिएंट राइवल, सॉरी एफिशिएंट नहीं था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बाबर जैसे चालबाज और शातिर किस्म के कमांडर के लिए कि इस तरह के कमज़ोर और बोलते हैं ना इनकेपेबल इंसान को हराने के लिए उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बहुत ही आसानी से उसने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। तो चलिए हम अपनी आगे दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं हुमायून के बारे में, जो कि बाबर का बेटा था। तो चलिए बच्चों, अब हम हुमायून के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बाबर के बाद जो तख्त-ओ-ताज पर बैठा वो उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायून था। सो हुमायून, the eldest son of Babur, ascended the throne in 1530 after the death of his father। अब देखिए जैसे ही उसके पिता यानी कि बाबर की डेथ हुई 1530 में, तो हुमायून जो है अपने पिता के ठीक डेथ के बाद 1530 में तख्त-ओ-ताज पर उसने वो बैठा, ठीक है। Though Humayun inherited a large empire, the empire was not strong and stable. The Afghan chiefs wanted to oust the Mughals from India. Bahadur Shah, the powerful ruler of Gujarat, wanted to expand his empire। अब देखिए हुमायून जो है उसको एक बहुत बड़ी सल्तनत, एक बहुत बड़ा एम्पायर मिल तो गया था, लेकिन फिर भी वो एम्पायर उतना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं था बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय जितने भी अफगान चीफ्स थे वो ये चाहते थे कि मुग़ल को वो भगाना चाहते थे, वो बेदखल करना चाहते थे मुग़ल्स को, उनके खुद की ही लूटी हुई, मतलब कि कब्ज़ा की हुई जगह पर से उन्हें बेदखल करना चाहते थे वो लोग। बहादुर शाह जो था, सबसे पावरफुल रूलर था उस वक्त गुजरात का, वो अपने एम्पायर को, वो अपनी सल्तनत को एक्सपैंड करना चाहता था। हुमायून्स ब्रदर्स नेमली कामरान, हिंदल एंड अस्करी वेर प्लानिंग टू आउस्ट हिम। अब इसके खुद के भाई जो थे वो भी इसे बेदखल करना चाहते थे जायदाद से, जिनका नाम कामरान, हिंदल और अस्करी था। But these difficulties did not discourage Humayun and he tried to overcome them with courage। पर ये जितनी भी इसके रास्ते में इस तरह की रुकावटें आई, इससे ये बिल्कुल भी नहीं डरा और इन सब चीज़ों को इसने ओवरकम करने की, काबू पाने की पूरी कोशिश की। At first he attacked the fort of Chunar
in Bengal, the stronghold of Afghan chief Sher Khan. हुमायूं gave up the siege of fort after 4 months to deal with बहादुर. अब देखिए पहले इसने क्या किया, इसने फोर्ट ऑफ चुनार पे अटैक कर दिया. अब देखिए फोर्ट ऑफ चुनार कहाँ है ये आपसे पूछा जा सकता है. ये बंगाल में है, बंगाल में है. तो ये अंडर एन अफगान चीफ था. ये जो फोर्ट ऑफ चुनार था ये अफगान चीफ के कब्जे में था जिसका नाम था शेर खान. अब देखिए ये जो सीज था, ये जो बैटल था, इसने कुछ दिन ही लड़ा. 4 महीने के बाद ही इसने ये जो जंग थी अफगान चीफ शेर खान के साथ इसने छोड़ दी जंग. क्यों छोड़ी? क्योंकि इसे दूसरी तरफ बहादुर शाह जफ़र के साथ, जफ़र बोल रहा हूँ, बहादुर शाह के साथ इसे दूसरी तरफ डील करना पड़ा था, जो कि रूलर ऑफ गुजरात था. उस वक्त गुजरात का जो रूलर था वो बहादुर शाह था. अब बहादुर शाह, अब मुग़ल सल्तनत के रूलर को मत समझ लीजिएगा, ये बहादुर शाह गुजरात का रूलर था. हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट बहादुर शाह एंड कन्क्वेर्ड द रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा. अब हुमायूं ने क्या किया कि उसने बहादुर शाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की और उसने गुजरात और मालवा के प्रोविंस को, गुजरात और मालवा के हिस्से को कब्जा कर लिया. He placed these provinces in the hands of his brother Askari. After some time, बहादुर शाह recaptured गुजरात and मालवा. अब ये सब गुजरात और मालवा में जितनी भी लूटी गई जगह थी उसने अपने भाई अस्करी को ये सब चीज़ें दे दी. और उसके बाद कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद, बहादुर शाह ने गुजरात और मालवा को रिकैप्चर कर लिया वापस से. Humayun again turned his attention towards his most formidable enemy Sher Khan when the latter invaded Bengal. अब देखिए हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? शेरशाह सूरी. अब इसने फिर से अपना जो दिमाग है वो शेरशाह सूरी की तरफ लगाया. जैसे ही शेरशाह सूरी जो है वो बंगाल आया, इन्वेड किया उसने जब बाद में, तो उसने फिर से अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया. इसके अगेंस्ट प्लानिंग करना शुरू कर दिया. किसके अगेंस्ट? शेरशाह सूरी के. The two armies met at Chausa in 1539 and Mughal army was badly defeated. तो भैया 1539 में जो है दोनों तरफ की सेनाओं की, यानी कि मुग़ल लोगों की सेनाओं की और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी की जो सेना थी, दोनों की आपस में मुठभेड़ हो गई. 1539 में कहाँ हो गई? तो चौसा पे हो गई. और उसमें मुग़ल आर्मी, मुग़लिया सल्तनत की जो आर्मी थी वो बुरी तरीके से हार गई. They were badly defeated in the war. Humayun had to jump into river Ganga to save his life. He was saved by a water carrier from drowning with great difficulty. Humayun reached Agra. अब देखिए हुमायूं जो है उसने अपनी जान कैसे बचाई? तो भैया उसने गंगा में कूद के अपनी जान बचाई और उसको एक वाटर कैरियर ने बचाया था. गंगा में जब वो कूदा तो उसे एक वाटर कैरियर ने बचाया था जिसका नाम भिष्टी था. भिष्टी, BHISTI. ठीक है, ये सवाल आपका पूछ सकता है. और बहुत ही मुश्किल से उसने अपनी जान बचा के वो आगरा पहुंचा. इसके बाद क्या हुआ? Encouraged by his victory at Chausa, Sher Khan planned another attack on the Mughals and the two armies clashed at the battlefield in Kannauj. अब देखिए शेर खान बिल्कुल भी नहीं रुका. अब वो इतना उत्तेजित था और इतना एक्साइटेड था फर्स्ट बैटल को जीतने के बाद कि उसने ज़रा भी वेट नहीं किया और दूसरी तरफ जो है अपनी पूरी सेना भेज दी कन्नौज में. और कन्नौज में फिर से मुठभेड़ हो गई इनकी और मुगलिया सल्तनत की सेना के बीच में फिर से मुठभेड़ हो गई. कब? 1540 में, ठीक 1 साल के बाद. और भाई इसमें भी इसी ने जीत हासिल की. तो दोनों जीत लगातार इसने हासिल कर ली. किसने? शेरशाह सूरी ने. द मुगल्स लॉस्ट द बैटल एंड शेर खान ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. अब देखिए मुगल जो है पूरी तरीके से हार गए इस वक्त और शेर खान ने दिल्ली पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया. और अगले 15 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 1540 एंड 1555, ठीक है, मुगल्स को जो है आउस्ट कर दिया गया था, उन्हें बेदखल कर दिया गया था उनकी खुद की एम्पायर से. और ये जो पीरियड था 1540 से लेके 1555 का, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही रूलर जो है वो रूल कर रहा था जिसका नाम था शेरशाह सूरी. 1555 तक. हुमायूं became a prince without a kingdom and wandered from place to place in search of फूड एंड शेल्टर. तो अब देखिए हुमायूं जो है वो एक ऐसा प्रिंस बन चुका था जिसके पास ना रहने का ठिकाना है ना कोई खाने का, तो वो दर बदर भटकता रहता था. तो अल्टीमेटली ही टुक शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग एंड रिकैप्चर्ड कंदहार एंड काबुल विद हिज हेल्प. अब देखिए आखिर में भटकते भटकते उसे पनाह किसने दी? उसे एक ईरानियन किंग ने पनाह दी. ठीक है, ईरानियन किंग के कोर्ट में वो ठहरा और कुछ दिन बाद फिर से उसने कंदहार, जो कि उसका खुद का अपना कैप्चर किया हुआ जगह था, कंदहार और काबुल पे फिर से उसने कब्जा किया. कब? 1545 में, यानी कि बैटल ऑफ कनौज से ठीक 5 साल के बाद.
He recaptured Delhi in 1555 after the breakup of Sher Shah Suri's empire and re-established the Mughal rule in India. अब देखिए, जब शेर शाह सूरी का जो एम्पायर था वो किसी कारण से उसका डिक्लाइन हो गया, वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो ब्रेकअप हो गया उसके एम्पायर का, तो फिर से मुग़ल रूल का री-एस्टैब्लिशमेंट हुमायूं ने किया. However, he did not live long to enjoy the fruits of his victory and died shortly afterwards after failing from the first floor of his library built in Delhi. अब देखिए, ये जीत तो गया और फिर से इसने री-एस्टैब्लिश तो कर लिया मुग़ल रूल इंडिया पर, लेकिन इसका फ़ायदा, इसका फल ये बहुत दिन तक नहीं उठा पाया, क्योंकि कुछ दिन बाद ही इसकी डेथ हो गई थी फर्स्ट फ्लोर से गिरने के बाद. ठीक है, ही फॉल फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग इन दिल्ली. तो इसका खुद का ही लाइब्रेरी ये बनाया था इसने, तो वहाँ से उसने फर्स्ट फ्लोर से ये गिर गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई. तो भैया इसका मरना लिखा था. Humayun was a learned man who excelled in various languages and subjects like astronomy, mathematics and philosophy. Though he was a brave soldier, he was not a capable general. अब देखिए, हुमायूं जो है काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था. बहुत सारे राजा होते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो था ये काफ़ी पढ़ा लिखा था और इसे बहुत सारे लैंग्वेजेस पे महारत हासिल थी, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पे इसे पूरा बोल सकते हैं ना, उसे पूरा पकड़ था. और हालांकि वो एक ब्रेव सोल्जर था, लेकिन वो एक केपेबल जनरल नहीं बन सका. ठीक है, तो उसके अंदर जनरल की एबिलिटीज़ नहीं थी, एक अच्छे जनरल की. ही लैक्ड मिलिट्री फोरसाइट एंड पॉलिटिकल विजडम. तो बोलते हैं ना, उसके अंदर पॉलिटिकल विजडम नहीं था और एक होता है ना मिलिट्री फोरसाइट, उसके अंदर ये दो क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं थी. शेर शाह सूरी. अब चलिए हम लोग कुछ चीज़ें शेर शाह सूरी के बारे में जान लेते हैं, जिसने कि दिल्ली पर 15 साल हुकूमत की थी. हुमायूं को हराकर 1540 से लेकर 1555 तक इसने अपनी हुकूमत की. तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. एज स्टेटेड अर्लियर, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ कनौज in 1540 and ascended the throne of Delhi under the title of Sher Shah Suri. He overthrew the Mughals and established Afghan rule in India. अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेर शाह ने हुमायूं को 2 बैटल में हराया था. एक बार बैटल ऑफ चौसा में हराया और फिर जैसे ही उसने हुमायूं को बैटल ऑफ कनौज में हराया 1540 में, उसके बाद ही इसने अपना जो रूल था वो इस्टेब्लिश कर लिया था. यानी कि शेर शाह सूरी का जो रूल था वो इस्टेब्लिश हो गया था 1540 के बाद से, और इसने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था. शेर शाह सूरी के टाइटल के अंदर देखिए, तो इसने एक अपना नया टाइटल अडॉप्ट किया था. हालांकि ये इसका असली नाम नहीं था, इसका असली नाम था शेर खान, लेकिन फिर भी इसने अपना एक नया टाइटल अडॉप्ट किया था, शेर शाह सूरी. ही ओवरथ्रू मुगल्स एंड एस्टैब्लिश्ड अफगान. उसके बाद इसने अफगान रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, जिसने कि 15 साल हुकूमत की. शेर शाह वॉज द सन ऑफ हसन खान, अ जागीरदार ऑफ ससाराम. देखिए, कुछ चीज़ हम लोग इसके प्राइवेट लाइफ के बारे में बोल सकते हैं, जान लेते हैं. पूछ सकता है शेर शाह के बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में उसके चंद लाइन लिखें. शेर शाह वॉज द सन ऑफ हसन खान, जागीरदार ऑफ ससाराम. अब देखिए, ये हसन खान का बेटा था. हसन खान कौन थे? एक जागीरदार थे. ससाराम में एक जागीरदार थे हसन खान, उनका बेटा था. ससाराम बिहारी में भाई अपने. ही वॉज गिवन द नेम ऑफ फरीद खान इन हिज चाइल्डहुड. अब देखिए, इसके बचपन का नाम जो है, यानी कि शेर शाह सूरी के यानी कि शेर खान के बचपन का नाम जो है वो फरीद खान था. ये पूछ सकता है. दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन. When he grew up, he was given the task of managing his father's jagir. However, because of the harassment by his stepmother, he left his jagir and entered into service of Subedar of Bihar. अब देखिए, जब वो बढ़ रहा था, यानी कि उसकी ग्रोइंग स्टेज में जो है, उसको उसके पिता की जागीर संभालने के लिए मौका दिया जाता था. यानी कि उसके पिता उसे शायद कहते होंगे कि तुम जो है मेरे हल्का फुल्का देखभाल. वो अपने फादर की हेल्प करता था जागीर संभालने में, लेकिन फिर भी उसकी जो स्टेप मदर थी, उसकी अपनी माँ नहीं थी शायद उस टाइम जिंदा, तो उसकी जो स्टेप मदर थी, दूसरी माँ जो थी उसकी, तो वो उसे कुछ ज़्यादा ही हैरस करती थी, जिसकी वजह से वो ये काम छोड़ के चला गया और फिर वो सूबेदार की सर्विस उसने ज्वाइन कर ली. कहाँ ज्वाइन कर ली? बिहार में. हाँ, इनटू द सर्विस ऑफ सूबेदार ऑफ बिहार. उसने एक सूबेदार के अंडर काम करना शुरू कर दिया और उस सूबेदार का नाम था बाहर खान. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इट वॉज बाहर खान हु गेव हिम द नेम ऑफ शेर खान व्हेन ही सिंगल हैंडेडली किल्ड अ लायन. अब देखिए, शेर खान का इसे नाम क्यों मिला? हालांकि इसका जो बचपन का नाम था वो फरीद खान था, लेकिन ये टाइटल इसे बाहर खान ने ही दिया. जिस सूबेदार के अंडर ये काम कर रहा था उसने इसे ये टाइटल दिया शेर खान का, इसलिए
क्योंकि इसने एक ही हाथ से सिंगल हैंडेडली किल्ड अ लायन। भैया बहुत बड़ी बात है कि एक ही हाथ से इसने एक लायन को मार दिया था। लेटर ऑन ही जॉइंड द मुगल आर्मी अंडर बाबर। बाद में आगे चल के इसने बाबर के अंडर मुगल आर्मी ज्वाइन कर ली। और देखिए बाबरी के अंडर इसने मुगल आर्मी ज्वाइन की थी और आगे चल के उसी को मार देगा, उसी के बेटे को मार देगा। Later on he joined. He learned the techniques of Mughal warfare and used them to establish his authority in Bengal and Bihar. अब देखिए ये मुग़ल आर्मी में रहकर इसने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना इसने सीखा, मुग़ल वॉरफेयर के बारे में सीखा। और उसके बाद ये जो चीज़ें इसने सीखी इसको इसने इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसने चाहा कि मैं क्यों ना एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करूं बिहार और बंगाल में। आफ्टर डिफीटिंग हुमायून एट चौसा एंड कनौज ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। अब जब इसने हुमायून को हराया था, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैटल ऑफ चौसा में 1539 में और 1540 में बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज में इसने हुमायून को हराया था। उसके बाद फिर से इसने जो है ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, उसने फिर से दिल्ली और आगरा पर हुकूमत जमाई। In the next 5 years, that is from 1540 to 1545, he conquered पंजाब मालवा। अब देखिए इन 5 सालों में इसने कौन कौन सी जगह को कैप्चर किया, किस किस जगह को इसने कैप्चर किया 1540 से लेके 1545 के बीच। देखिए पंजाब है, मालवा, मुल्तान, सिंध और राजपुताना। तो ये 5 जगह का नाम है, इसे आप बिल्कुल याद कर लें। दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल। Thus, during the short period of 5 years, Sher Shah enlarged the extent of his empire. His empire extended from Bengal to the Indus River के बारे में आप जानते होंगे, excluding कश्मीर। तो कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में शेर शाह ने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया। बंगाल से लेके इंदुस तक इसने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था बच्चों, कश्मीर को छोड़कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ चीज़ जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल आपके आ सकते हैं। शेर शाह वॉज अ ग्रेट कन्क्वेरर एंड an able administrator. His administration was based on the principle of a welfare state. The administration of the period can be grouped under the 2 heads. अब देखिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से डिवाइडेड थी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए शेर शाह जो है एक बहुत ही अच्छा कन्क्वेरर था और एक बोलते हैं ना एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की एबिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो उसके अंदर थी। अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 2 ग्रुप में, 2 पार्ट्स में, 2 हेड्स में डिवाइडेड था। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एक तरफ था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी तरफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप सिर्फ स्पीच सुनिएगा, लिखना कुछ भी नहीं है। एक बार स्पीच सुन लें, उसके बाद आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोग पहले समझ लेते हैं। शेर शाह वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। All the civil and military powers were concentrated in his hands. For the administrative efficiency, the government work was divided into several departments. अब देखिए ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हेड जो है खुद शेर शाह ही था, इसने और किसी को अपॉइंट नहीं किया था। All the civil and military powers were concentrated in his hands. अब जितना भी सिविल और मिलिट्री पावर था वो इसके ही अंदर था, ठीक है। और जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात है कि कितना जल्दी काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़, द गवर्नमेंट वर्क वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए कि ठीक तरह से हर जगह काम हो सके, इस वजह से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, कुछ सेवरल डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था। ईच डिपार्टमेंट वॉज अंडर द चार्ज ऑफ अ मिनिस्टर हु वॉज असिस्टेड बाय अदर हाई ऑफिसर्स। अब देखिए ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड थे, इनमें से हर डिपार्टमेंट का एक हेड था, एक मिनिस्टर था जो कि इंचार्ज था, हु वॉज असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, जो कि दूसरे ऑफिसर्स के थ्रू असिस्ट किए जाते थे। शेर शाह वॉज अ वेरी डिलीजेंट रूलर एंड सुपरवाइज्ड ऑल द डिपार्टमेंट्स हिमसेल्फ। सोचिए ये कितना ज़्यादा एबल था और कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान था, कितना ज़्यादा डिलीजेंट था कि ये खुद से ही सारे काम संभालता था। यानी ऐसा नहीं है कि अपना आराम से बैठे हैं, अपने ऑफिसर्स को वो चाहता तो कह सकता था कि सारी चीज़ संभालो जाके, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन वो खुद से सुपरवाइज करता था अपने डिपार्टमेंट को। तो ये तो था हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन।
अब जान लेते हैं हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में। शेर शाह डिवाइडेड हिज होल एम्पायर into 47 provinces or sarkars, each of which was further subdivided into parganas or district। अब देखिए शेर शाह का जो पूरा एम्पायर था वो 47 प्रोविंसेस में 47 अलग अलग जगहों में डिवाइडेड था, या फिर आप उनको सरकार्स भी कह सकते हैं। 47 सरकार्स में डिवाइडेड था और उनमें से हर एक जो है सब डिवाइडेड था परगानाज, या जिसे हम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, यानी कि इसमें से एक एक प्रोविंस, एक एक सरकार जो है वो परगानाज और डिस्ट्रिक्ट्स में सब डिवाइडेड था। द थ्री मेन ऑफिसर्स ऑफ सरकार वेर शिखदरन। अब देखिए इसमें 3 मेन ऑफिसर थे जिनका नाम था, आप ज़रूर इसे नोट डाउन करेंगे, अभी तो आप सुन लें। जिसमें से सबसे पहला ऑफिसर जो था वो था शिखदरन, ठीक है। दूसरा जो ऑफिसर था मुंसिफी मुंसफन, ठीक है, मुंसिफी मुंसिफन, और तीसरा जो था वो काजी था। तो इन 3 ऑफिसर्स के नाम आप ज़रूर नोट करें बच्चों। द शिखदरन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सुपरवाइजिंग द आर्मी एंड फाइनेंस। अब ये जो शिखदरन था इसका क्या काम था? ये देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, ये जो ऑफिसर था, और ये आर्मी और फाइनेंस सेक्टर को भी सुपरवाइज करता था। दूसरा जो है मुंसिफी मुंसफन कलेक्टेड टैक्स वाइल द काजी लुक्ड आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अब ये जो मुंसिफ मुंसिफन है ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसे रखा गया था, टैक्स कलेक्ट करता था। और आखिरी जो है हमारे काजी साहब वो जो है जस्टिस डिपार्टमेंट को हैंडल करते थे, जितना भी जुडिशियल काम होता था ये उन्हें संभालते थे। सिमिलर फंक्शन वे परफॉर्म्ड बाय ऑफिसर्स कॉल्ड शिखदर एंड मुंसिफ्स इन द परगनास। अब देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने प्रोविंस के बारे में बात किया, उसी तरह से परगनाज में भी यही सेम फंक्शंस जो है शिखदर और मुंसिफ्स परफॉर्म करते थे इसी तरह से। द परगनाज कंसिस्ट ऑफ मेनी विलेजेस वेयर चीफ ऑफिशियल्स वेयर मुकद्दम पटवारी चौकीदार। अब देखिए परगनाज जैसे कि हमने कहा कि प्रोविंसेस को सब डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन्हें हम लोग परगनाज कहते हैं। तो ये जो परगनाज है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे विलेज थे जहाँ पे चीफ ऑफिशियल्स थे, जैसे कि कुछ चीफ ऑफिशियल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। मुकद्दम है, पटवारी है, चौकीदार है, यू मे नोट इट डाउन आफ्टरवर्ड्स। द मुकद्दम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस एंड पीस ऑफ द विलेज एंड हेल्प्ड पटवारी इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखिए मुकद्दम का काम क्या था, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि मुकद्दम व्हाट वाज मुकद्दम रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस एंड पीस ऑफ द विलेज। तो वो शांति कायम करके रखते थे वो मुकद्दम साहब जो हैं, और वो डिफेंस भी करते थे विलेज की अगेंस्ट एनी आउटसाइड अटैक्स, ठीक है। बाहर से कोई अटैक नहीं कर दे, तो इसलिए वो डिफेंस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल थे, उसकी देखभाल भी वही करते थे। और पटवारी की मदद भी वही करते थे। पटवारी कौन होता है? पटवारी वो होता है जो लैंड रेवेन्यूज़ कलेक्ट करता है, तो वो पटवारी की हेल्प करते थे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। तो आइए बच्चों अब हम ये समझ लेते हैं कि शेर शाह सूरी ने रेवेन्यू में क्या चेंजेस किए और रेवेन्यू में क्या टैक्स कलेक्शन में क्या सुधार किया गया। तो देखिए शेर शाह इंट्रोड्यूस्ड अ नॉवेल लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच वाज अडॉप्टेड बाय मुगल एम्परर अकबर एज वेल एज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेटर ऑन। अब देखिए इस शेर शाह ने ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको बाद में चलकर अकबर ने, यानी कि मुगल एम्परर अकबर ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसी सेम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपनाया था। शेर शाह गॉट द लैंड मेजर्ड एंड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस्ड एज टैक्स। अब देखिए जो भी लैंड्स फार्मर्स को या पीजेंट्स को दिए जाते थे, जो शेर शाह सूरी देता था इन्हें, तो उसमें से फॉर एग्जांपल एक हिस्सा लैंड का दिया गया किसी पीजेंट को। अब उसमें से फॉर एग्जांपल जितना भी पैसा उन अनाज को बेच के, जो अनाज उस पर उग रहा है उसे बेच के कलेक्ट होता था, उसमें से 1/3 जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को भेज दिया जाता था। The peasants were given the option to pay the land tax either in cash or in kind। अब देखिए ये लोग जो थे, जो peasants या farmers थे, ये लोग या तो इस टैक्स को कैश में पे करते थे या काइंड में पे करते थे। काइंड इन द सेंस फॉर एग्जांपल कि उस लैंड पर अगर, उस ज़मीन पर अगर गेहूँ उग रहा है तो या तो 1/3 जो गेहूँ है वो भेज दिया जाएगा गवर्नमेंट को, या फिर उस गेहूँ को बेच के जो पैसा आया है उसमें से 1/3 कैश जो है वो भेज दिया जाएगा गवर्नमेंट को। द एरिया सोन, द टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पेबल बाय अ पीजेंट वॉज रिटन डाउन ऑन पेपर। अब देखिए जो भी ये सारा जो सेटअप था, सारी जो चीज़ थी, ये सब एक पेपर पे लिखी जाती थी। फॉर एग्जांपल
कितना एरिया उस पीजेंट को मिला है, या फिर कौन सा क्रॉप उस पर्टिकुलर लैंड पे जो है उगाया जा रहा है, या फिर कितना रेवेन्यू, कितना टैक्स जो है उस पीजेंट को या फार्मर को पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखी जाती थी और उस पेपर को कहते थे पट्टा। देखिए ये क्वेश्चन भी वो लोग पूछ सकते हैं, PATTA। Moreover, the peasants were required to deposit the land revenue directly in the government treasury to that so that the collecting officers might not charge them extra money. अब देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया था शेरशाह सूरी ने कि ये जितना भी टैक्स था, जितना भी रेवेन्यू था जो कि लैंड से आता था, ज़मीन से आता था, ये सारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को भेज दिया जाता था। बीच में कोई भी ऑफिसर्स नहीं रखे गए थे जो कि इन टैक्स को कलेक्ट करें, ताकि वो ब्राइबरी ना कर सकें, घूसखोरी ना कर सकें। मतलब एक होता है ना कि वो लोग अगर टैक्स कलेक्ट करते तो हो सकता है कि वो लोग कुछ पैसा पीजेंट से खाते, तो इसलिए ये सारा पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता था। सुटेबल रिलीफ मेजर्स वे टेकन टू हेल्प द फार्मर्स ड्यूरिंग ड्रॉट ऑफ फमीन। अब देखिए जब भी अकाल पड़ता था या बारिश नहीं होती थी या अनाज नहीं उगता था, अनाज मर जाते थे सारे अनाज, तो उस वक्त जो है रिलीफ मेजर्स दिए जाते थे इन पीजेंट्स को और फार्मर्स को, और इनसे इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था उस समय में, अकाल के समय। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि मिलिट्री में क्या सुधार किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह मेंटेन्ड अ लार्ज वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी। इट कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी एंड वॉर एलिफेंट्स। अब देखिए इसने बहुत बड़ी सेना मेंटेन कर रखी थी, काफ़ी ट्रेंड थी इसकी सेना, और काफ़ी बोलते हैं ना डिसिप्लिन थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करती थी। और देखिए इसकी सेना में इन्फेंट्री, कैवलरी और वॉर एलिफेंट्स थे। इन्फेंट्री बोलते हैं जो द सोल्जर्स हु फॉट ऑन देयर फुट, ठीक है, उसे बोलते हैं इन्फेंट्री। अब कैवलरी क्या होता है, जो घुड़सवार सेना होती है उसे कैवलरी बोलते हैं, और वॉर एलिफेंट्स भी इसकी फौज में थे। He took personal interest in the recruitment, training and dismissal of the soldiers. अब देखिए जितना भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता था सोल्जर्स का सेना में, या फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, या फिर उन्हें डिसमिस किया जाता था, उन सारी चीज़ में ये शेरशाह जो है ये खुद हिस्सा लिया करता था। He established direct contact between soldiers and the government and he revived Alauddin Khilji's system of branding the horses. अब देखिए ये सोल्जर्स और गवर्नमेंट के बीच में इसने एक डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना दिया था, और इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो सिस्टम है, जो अलाउद्दीन खिलजी इस्तेमाल किया करता था, यानी कि वो हॉर्सेस की ब्रांडिंग किया करता था, उन पे एक स्टैंप लगाता था जिसे दाग कहते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये क्या करता था, तो ये भी उसने शेरशाह सूरी ने भी इस चीज़ को फॉलो किया था। एंड मेंटेनिंग अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स, और उसके बाद इसने एक सोल्जर्स का डिस्क्रिप्टिव रोल बनाया था जिसे चेहरा कहते हैं, चेहरा, ठीक है, कि कौन सा सोल्जर जो है कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। द सोल्जर्स वेर पेड सैलरीज रेगुलरली इन कैश। अब इन सोल्जर्स को जो सैलरी मिलती थी वो कैश में मिलती थी, ठीक है, यानी कि इन्हें कड़कड़िया कागज़ के थ्रू पेमेंट किया जाता था। कैंटोनमेंट्स वेर सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर वेयर द आर्मी यूनिट्स वेयर स्टेशनड अंडर एन ऑफिसर। अब देखिए हर जगह जो है कैंटोनमेंट यूनिट्स का सेटअप किया गया था। कैंटोनमेंट यूनिट्स आप बोल सकते हैं कि टेम्पररी मिलिट्री फौज का सेटअप जगह जगह डिफरेंट पार्ट्स में एम्पायर के किया गया था, जहाँ पे जो आर्मी यूनिट्स है उन्हें रखा जाता था, कुछ एक टुकड़ी आर्मी यहाँ, एक टुकड़ी आर्मी वहाँ, अंडर अ सीनियर ऑफिसर, ठीक है, उन्हें रखा जाता था। और जिस सीनियर ऑफिसर को हम लोग क्या कहते हैं, फौजदार। स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू डिसिप्लिन एंड वायलेशन ऑफ द डिसिप्लिन वॉज सीवियरली डील्ट विथ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया गया था कि डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, और जो लोग फॉलो नहीं करते थे तो उन्हें सीवियरली पनिश किया जाता था। चलिए फिर वेलफेयर मेजर्स के बारे में देख लेते हैं कि और कौन से सुधार किए गए और कौन सी सुविधा दी गई, बाकी लोगों के लिए कौन कौन सी सुविधा लाई गई। तो देखिए शेर शाह बिल्ड रोड्स टू इनकरेज ट्रेड, टू प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू ट्रेवल्स, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड टू कैरी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमेटिकली। अब देखिए शेर शाह ने बहुत सारे रोड्स बनवाए थे, ठीक है, किस लिए बनवाए थे, ट्रेवलर्स के लिए या फिर ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए, ताकि आसानी से उसकी जो फौज है, उसकी जो ट्रूप्स है वो यहाँ से वहाँ जा पाए, ठीक है, मूव ऑन कर पाए। टू कैरी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका प्रॉपरली वो मैनेज होता रहे। The most important roads built by Sher Shah included the Grand Trunk Road running between सोनरगांव in Bangladesh across North India to पेशावर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक जो रोड जो इसने बनवाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नामी रोड है, जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आपका सोनरगांव जो कि बांग्लादेश में है, नॉर्थ इंडिया में,
सोनर गांव से लेकर पेशावर तक, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, जो कि आज भी ये रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरा रोड जो इसने बनवाया था विच वॉज फ्रॉम आगरा टू बुरहानपुर, तो दूसरा रोड जो है वो आगरा से बुरहानपुर तक का था, और तीसरा जो है वो आगरा से जोधपुर और जोधपुर से लेकर चित्तौड़ तक इसने एक रोड बनवाया था, ये तीसरा है। और चौथा जो रोड है वो लाहौर से मुल्तान तक इसने बनवाया था। अब देखिए, ही बिल्ड सराय फॉर द ट्रेवलर्स। अब देखिए सराय किसको कहते हैं, इसने ट्रेवलर्स के लिए सराय बनवाया था। आप देखते होंगे हमारे यहाँ भागलपुर में भी जो है सराय है, हर जगह हर सिटी में एक सराय होता है। सराय बोलते हैं रेस्ट हाउसेस को, जहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं वो ठहरते हैं वहाँ पे, तो इसने हर जगह बनवाया था। द सरायज वर ऑल्सो कॉल्ड डाक चौकीज वेयर हॉर्समैन यूज टू डिलीवर पोस्ट। अब देखिए सराय को यूज़ करते थे एज अ डाक चौकी भी यूज़ किया जाता था। डाक चौकी बोलते हैं, आज के मॉडर्न ज़माने में उसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं। तो डाक चौकी के तौर पे भी सराय को इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे हॉर्समैन लोग आते थे और पोस्ट डिलीवर करते थे। ही सेट अप चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी, और उसने इसके अलावा हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज भी गरीबों के लिए बनवाई थी। चलिए ट्रेड और कॉमर्स के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। Trade and commerce flourished during the reign of Sher Shah. This was made possible by the establishment of law and order, a network of road, and introduction of new silver currency. अब देखिए शेर शाह का जो काल था, इसका जो वक्त था, इस समय ट्रेड और कॉमर्स जो है अपने उरुज पे था, कहते हैं ना कि अपने एकदम पीक पे था, वॉज एट इट्स पीक, ठीक है। दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय, अब किस तरह से ऐसा इसे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा किस तरह से मिला, क्योंकि उस समय जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो सुधार किया गया, ठीक है, और काफ़ी सारे रोड्स बनवाए गए और नया करेंसी लागू किया गया था जिसे सिल्वर करेंसी कहते हैं। ही रिफॉर्म द टैक्स सिस्टम टू इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए ये टैक्स सिस्टम लेके आया था, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि ये टैक्स सिस्टम्स लेके आया था जिसने कि बहुत ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स को इनकरेज किया था। ही लिवाइड द कस्टम ड्यूटी ओनली एट 2 points एट वन प्लेस वेयर गुड्स एंटर्ड द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। अब देखिए 2 जगह इसने कस्टम ड्यूटीज़ लगाई थी, 2 points पे। एक वहाँ जहाँ की गुड्स जो है आते थे, एट द प्लेस वेयर गुड्स एंटर्ड द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर, ठीक है, एंड एट द प्लेस वेयर सेल टुक प्लेस, और दूसरी जगह जहाँ पे सेल होता था, यानी जहाँ पर की बिक्री होती थी। 2 जगह पे इसने कस्टम ड्यूटीज़ लगवाई थी। ही इंट्रोड्यूस अ सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया। अब देखिए जो सिल्वर कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किया था दैट वॉज कॉल्ड रुपया। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। इट वेट 178 grams, और उसका वजन जो है 178 grams था, एंड इज कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ द मॉडर्न रूपी, ठीक है। ही ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड मोहर्स एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड डैम्स। अब देखिए इसने गोल्ड कॉइन्स भी इशूज़ की थी सिल्वर कॉइन्स के अलावा, और कॉपर कॉइन्स भी इशू की थी। तो गोल्ड कॉइन्स को मोहर्स कहा जाता था, MOHURS, और कॉपर कॉइन्स को जो है डैम्स कहते थे। डैम्स, वो डैम्स मत समझ लीजिएगा। रिलीजियस पॉलिसीज़। अब देखिए शेरशाह ने कौन सी रिलीजियस पॉलिसीज़ को अपनाया था। शेरशाह वॉज अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम बट ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। इन द सराइज ही मेड सेपरेट अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब देखिए ये फॉलोअर तो इस्लाम का था, लेकिन ये हर रिलीजन के लिए टॉलरेंट था कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये हर रिलीजन को जो है बोलते हैं ना कि तवज्जो देता था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कट्टरपंथी वाला इंसान था, कट्टर किस्म का इंसान नहीं था ये, ठीक है। और सराइज पे उसने बहुत सारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी बनवाए थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए। He adopted देवनागरी स्क्रिप्ट and got inscripted on his coins श्री शेर शाह as his name। अब उसने देवनागरी स्क्रिप्ट को भी अडॉप्ट किया, ठीक है, और कॉइन्स पे इंस्क्रिप्ट करवाया श्री शेर शाह, मतलब अपने नाम के आगे उसने श्री लगवाया था, श्री। He gave liberal donations for the spread of education। He appointed some Hindus to high post like राजा तोदर महल। इसके वक्त का ये काफ़ी नामी इंसान था राजा तोदर महल, जिसे इसने एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर रखा था। वो लेटर ऑन सर्व द मुगल्स अंडर अकबर, और बाद में चल के इसी राजा तोदर महल ने सर्व किया था मुगल्स को। इसने अकबर के अंडर काम किया था राजा तोदर महल ने, और इसने काफ़ी सारे डोनेशंस भी दिए थे
एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, एजुकेशन के लिए भी इसने काफ़ी मेहनत की, बहुत सारे डोनेशंस दिए थे। अब चलिए लास्ट टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, वो भी हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। बिसाइड्स बीइंग अ रिफॉर्मर, शेर शाह वॉज अ ग्रेट बिल्डर। अब देखिए सुधारक तो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा सुधार किए थे इसने कंट्रीज़ में, हर अलग अलग सेक्टर में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलफेयर मेजर्स में भी इसने बहुत सुधार किए, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके भी इसने बहुत चीज़ें करी, बहुत सारे रोड्स बनवाए। अब हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं कि इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए क्या किया। ये बहुत बड़ा बिल्डर भी था। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years ही बिल्ड अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज आर। अब देखिए 5 साल के अंदर ही, यानी कि 40 से लेके 1540 से लेके 45 तक ही इसने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाई थी, इमारतों का इसने बोल सकते हैं कि बनवाई थी इसने। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज वे, अब देखिए इसमें से बहुत रीनोन्ड और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। जैसे कि पहली जो इमारत इसने बनवाई वो है रोहतास फोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान, अब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, रोहतास फोर्ट को। तो दूसरा है किलाए कुहना। किलाए कुहना एक मस्जिद है, किलाए कुहना मॉस्क। एंड शेर मंडल एट द ओल्ड फोर्ट, और तीसरा जो इसने बनवाया वो शेर मंडल उसका नाम था, जो कि ओल्ड फोर्ट पे या पुराना किला जिसे कहते हैं, दिल्ली में इसने बनवाया था। एंड हिज ओन टॉम एट सासाराम इन बिहार, और उसने खुद का भी टॉम बनवाया था, कहाँ, सासाराम में, बिहार में। तो ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि कौन सा टॉम जो है वो शेर शाह का बनवाया गया था सासाराम में, तो उसका जो खुद का टॉम है वो सासाराम में बनवाया गया था, बिहार में। द मॉस्क इन पुराना किला कैन बी सीन इवन टुडे इन इट्स एलिगेंस एंड ब्यूटी। अब आप लोग आज भी जाके पुराना किला जाके दिल्ली में विज़िट कर सकते हैं बच्चों। ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन टॉम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसने अपनी लाइफ टाइम के थ्रू ही अपना खुद का टॉम बनवाया था सासाराम में। द टॉम स्टैंड्स ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन द मिडल ऑफ अ लेक, तो ठीक बीचम बीच जो है, लेक के बीचम बीच इसका जो टॉम है खुद का, वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एक ऊंची चीज़ पे इसका टॉम बनवाया गया है। एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर इसका टॉम बनवाया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्चर्स। हाँ भाई, जाहिर सी बात है। शेर शाह डाइड इन गन पाउडर एक्सप्लोजन इन 1545 बट हिज डायनेस्टी कंटिन्यू टू रूल टिल हुमायूं रीएस्टैब्लिश द मुगल रूल। अब देखिए शेर शाह तो 1545 में मर गया भाई। क्यों मरा? क्योंकि गन पाउडर एक्सप्लोजन, गन पाउडर का इस्तेमाल तोपों में किया जाता है, तो गन पाउडर के एक्सप्लोजन की वजह से जो है वो फटा, तो ये मरा। ठीक है, तो एक्सप्लोजन की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। और इसकी जो डायनेस्टी थी, इसके आगे की जो पुश्त थे, तो वो लोग रूल करते रहे अनटिल हुमायूं रीस्टैब्लिश्ड द मुग़ल रूल, जब तक कि हुमायूं ने जो है 1555 में फिर से मुग़ल एम्पायर को कायम किया, फिर से शुरुआत की मुग़ल एम्पायर की। तब तक जो है 1555 तक इसके बाकी के जो बेटे थे या पोते थे उन्होंने रूल किया। तो इन्होंने 1555 तक आखिरी रूल किया, उसके बाद फिर से मुग़ल एम्पायर का रीस्टैब्लिशमेंट हो गया। शेर शाह वॉज वन ऑफ द फेमस रूलर्स ऑफ इंडिया। ही वॉज अ ग्रेट जनरल एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर who rose to power and glory through his courage and resourcefulness। अब देखिए ये बहुत ही फेमस रूलर है इंडिया का, सभी जानते हैं शेर शाह सूरी को। शेर खान इसका असली नाम था, और ये काफ़ी बहुत बड़ा जनरल है, बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ही फुर्तीला और हार्ड वर्किंग किस्म का इंसान था, और जिसने अपनी ताकत अपने पीक तक रोज़ किया। ही रोज़ टू हिज पीक एंड ग्लोरी थ्रू हिज करेज, अपने हिम्मत की वजह से, अपनी रिसोर्स की वजह से, इसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी जिसके वजह से ये जंग जीतता चला गया, और हर फील्ड में इसने अपना नाम हासिल किया, हर फील्ड में इसने अपना नाम बनाया और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए। ही इज़ रिगार्डेड एज द फोररनर ऑफ अकबर बिकॉज अकबर अडॉप्टेड मेनी ऑफ हिज प्रैक्टिसेस। अकबर फॉलोड हिज। अब देखिए इसे फोररनर क्यों कहा जाता है अकबर का? देखिए फोरनर इसे अकबर का इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने इसकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था, ठीक है, प्रैक्टिस किया था बहुत, अपनी खुद की प्रैक्टिस में अकबर ने इसकी पॉलिसी को, शेर शाह सूरी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, इसीलिए दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड द फोरनर ऑफ अकबर। ये सवाल भी आपके इम्पॉर्टेंट है। अकबर फॉलोड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एंड मिलिट्री सिस्टम विद अ फ्यू चेंजेस। ठीक है, तो अकबर ने भी इसी का एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू और मिलिट्री सिस्टम फॉलो किया, लेकिन उसने कुछ हल्का फुल्का चेंजेस लाया था अपने सिस्टम में। तो बच्चा यहाँ ख़त्म होता है हमारा मुग़ल एम्पायर पे
जो वीडियो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप बताइए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अच्छी नहीं भी लगी तो आप बताएं कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी एक्सप्लेनेशन में, या किस तरह से और क्या क्या चीज़ लानी चाहिए। तो बच्चों यही बोलूँगा कि जिन्हें मेरा वीडियोस पसंद आया वो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन आई वुड से दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, एज सुन एज आई अपलोड द वीडियो इट विल रीच यू एनी हाउ द फर्स्ट सेट। ठीक है, तो यही करना चाहूँगा कि अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय।